सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द A1 कोचिंग। और मैं आपका हिस्ट्री, सिविक्स एंड इंग्लिश टीचर यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ। और ये जो चैप्टर है आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको क्लास 10th के मतलब हिस्ट्री में सबसे पहला ही चैप्टर मिलेगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स बोर्ड्स में कवर किए जाते हैं। अभी आपका इनफैक्ट आने भी वाला है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया कि हम लोग को कुछ इस तरह करना चाहिए कि बच्चों को इस हिसाब से ऐसी वीडियो मिल सके और ईजी एक्सप्लेनेशन में पता लग जाए। बिल्कुल एक हिस्ट्री समझ लीजिए, एक स्टोरी टाइप है, आराम से सुनते जाइए और जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉजेज़ फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कॉजेज़ थे, क्या ऐसी मेन बात आ गई थी कि हमारा इंडिपेंडेंस जैसा एक रूप आ गया था इंडिया में 1857 के दौर में। समझ रहे हो, कॉजेज़ फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिया में क्या ऐसे मतलब उन्होंने एरिस्टोक्रेसीज की थी, क्या उसमें ऐसे कॉजेज़ आ गए थे, क्या उन लोगों को मतलब किस चीज़ ने फोर्स किया था कि वो रिवॉल्ट ये सब करें। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। पहले कॉज, फिर उसके बाद देखेंगे इमीडिएट कॉज क्या थे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कंक्लूजन क्या हुए इंडिया पे, ठीक है। तो पहला है हमारा पॉलिटिकल कॉजेज़ और सबसे पहला पॉइंट है इसमें पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो देखो यार, पहले इसमें क्या है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिश जो थे ना, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये अभी पूरी बात चली हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जैसे इंडिया में आई थी तो वो उनके बिल्कुल मतलब रूलिंग टेक्निक बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और सबसे पहले तो उसका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उनको बस क्या करना था, अपनी कंपनी को बढ़ाना था किसी भी तरीके से, बस बढ़ाओ बढ़ाओ, पूरा कैप्चर करते जाओ। उसके अंदर ये आसार आएगा आपका, वो है एक एलिज्ड मिसरूल आएगा, भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, किसी भी टेरिटरी को डिफीट करो, हराओ और कैप्चर कर लो, ये इनका मेन मुद्दा था। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, वो मतलब एब्रप्ट तरीके से हर जगह को एक्सपैंड करना चाहते थे अपनी कंपनी को। तो एक तो सबसे पहला ये कॉज था। उसके अंदर आप आओगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाया था, लॉर्ड डेलहाउजी ने। लॉर्ड डेलहाउजी के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अगर कोई भी रूलर है, ठीक, अगर कोई भी रूलर है और उसके आगे कोई सक्सेसर नहीं है, सक्सेसर मतलब उसके कोई बच्चे नहीं है जो आगे का राज्य संभाल सकें, तो उसने क्या बोला था कि अगर आपने विदाउट कंपनी की परमिशन से किसी भी बच्चे को गोद ले लिया और उसको अगर आपने आगे अपना राज्य अगर संभालने के लिए दिया है तो आपका राज्य ले लिया जाएगा, अगर आपने परमिशन के बगैर। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपने बिना परमिशन के, बिना कंपनी के परमिशन के आपने अगर अपने गोद लिए हुए बच्चे को राज्य दे दिया, अपनी टेरिटरी पास ऑन कर दी, तो वो आपसे वापस ले ली जाएगी। इस हिसाब से उन्होंने समझ लो संबलपुर, और बहुत फेमस चीज़ है इसके बारे में, रानी की, झांसी की रानी, जो उन्होंने क्या हुआ था जब झांसी के वो राजा मर गए थे, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने आनंद राव, उनका एक एडॉप्टेड सन था, तो ब्रिटिश ने कहा इसको हमको दो टेरिटरी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसी के लिए पूरी इतनी वॉर हो गई, काफ़ी सारी फिल्म्स भी बनी उसके ऊपर। ये हो गया, चलिए ठीक है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध क्या था, धीरे धीरे पहले तो अवध के 75 जो मतलब पूरे इंडिया को कैप्चर करने में हेल्प जो कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारे इंडियन सीपॉइज भी थे। इंडियन सीपॉइज मतलब इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो वो 75,000 टोटल आर्मी थी उनकी, इंडियन ट्रूप, मतलब अगर पूरा देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आर्मी कितनी बड़ी थी, तो उसमें से 2 लाख समथिंग कुछ इंडियन सोल्जर्स थे और बाकी 45,000 के करीब ब्रिटिश सीपॉइज थे। तो उसमें से क्या था, जो 2 लाख में से थे उसमें से 75,000 जो थे वो अवध के लोग थे। और अवध की बारी जब आई कैप्चर करने को, तो अवध के सीपॉइज को थोड़ा ख़राब लगा कि भैया हमने इनके सब करवाया, अब ये हमारे ही होमलैंड पे कब्जा करने वाले हैं, फिर क्या किया जाए, समझ रहे हो, फिर क्या किया जाए। तो फिर उसमें क्या हुआ, ये भी एक रीजनल कॉज बन गया कि हाँ अब सीपॉइज के अंदर घोटाला होने लगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, डिसरिस्पेक्ट। अब हमारा दूसरा कॉज क्या है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर कौन थे, जो आपने पढ़ा होगा मुगल एम्परर 9th में शायद रहा होगा, तो उसमें अब लास्ट जो एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर थे। अब इसमें क्या हुआ, बहादुर शाह जफर के केस में अब उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, दिल्ली में ये रहते थे, इनको भी नहीं छोड़ा। अब उन्होंने कहा कि जब ये मतलब
अब जब इनकी डेथ हो जाएगी बहादुर शाह जफ़र की, तो इंडिया मतलब मुग़ल रूल से बिल्कुल हट के अब हमारे अंडर आ जाएगा, और इनके जो भी बेटे वगैरह हैं इनको हम राज्य बिल्कुल नहीं देंगे, इनको इंडिया हम नहीं देंगे, ये इनका कॉज था। तो उनको मतलब मुगल्स के स्पेशली उनके ख़ानदान वालों को ये बड़ा दुख की बात लगी इसके बारे में। और स्पेशली उनकी वाइफ थी, शायद कौन थी, जीनत महल थी या शायद, हाँ जीनत महल थी उनकी वाइफ, और उनको ये बहुत चीज़ ख़राब लगी, तो उन्होंने अंदर ही अंदर अपना धीरे धीरे रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। इस देखो अब आप ये मत समझो कि इतने कॉजेज़ बहुत ढेर सारे हैं, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, मैंने भी बोर्ड्स दिया हुआ है, और बोर्ड्स में ज़्यादा नहीं, बस इतना पूछ लेगा 3 पॉलिटिकल कॉजेज, 3A आपसे पूरी लिस्ट नहीं मांग लेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। ये हो गया। हमारे पास क्या है, एब्सेंटी सॉवरेंटीशिप। ये क्या है, टेक्निकल वर्ड है थोड़ा। देखो ये क्या बोलता है कि इंडिया, जैसे मुग़ल क्या करते थे, मुग़ल बाहर से आए, वो बाबर आया, बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई वड़ाई की उन्होंने, और इंडिया जीत लिया। अब यहाँ पे वो लोग आके सेटल हो गए, ठीक है, सेटल हो गए, यहीं का पैसा यहीं के लोगों पे लगाते थे, और इंडिया को ही बढ़ाते चढ़ाते थे, ठीक है, और लोग भी ठीक ठाक खुश रहते थे। इनके केस में क्या था कि जो अब हम इनको कैप्चर तो कर लेंगे, फिर उसके बाद अब ये जो है आपका इंडिया, इसको चलाया जाएगा ब्रिटिश से, ब्रिटिश इंग्लैंड को इंडिया को इंग्लैंड चलाएगा 1000 माइल दूर। मतलब यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, यहाँ की पूरी धन दौलत ले जाके वहाँ लगा देंगे, और उतनी दूर से इंडिया को चलाया जाएगा। तो ये भी लोगों को बड़ा ख़राब लगने लगा कि मतलब ये यहाँ का पैसा दूसरी जगह ले जाएंगे, ना कि यहाँ हमारे ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कॉस्ट था, मतलब सारे बिल्कुल घाटे पे ही सब सौदा चल रहा था, ठीक है। ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अगर आपको कहीं पे ना समझ आए तो बार बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आराम से समझ लेना, वो काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब दूसरा देखो, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। अब भाई धर्म की बात आती है तो भी सब लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, स्पेशली अभी आज के दौर में तो और ही ज़्यादा। तो उतने टाइम में क्या था, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, मतलब ये सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ अगर आप मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी सही था। हाँ, मॉडर्न टाइम के अगर हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ ये तो ठीक है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये लोगों को ख़राब लग रहा था। पहला उसमें क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ सोशल कस्टम थी, जैसे सती, चाइल्ड रीमैरिज, चाइल्ड मतलब बाल विवाह होता है ना, छोटे बच्चों का मतलब शादी वादी करा दी जाती, पहले के टाइम पे होता था। और वीडो रीमैरिज, मतलब जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके बाद उसकी शादी वादी नहीं हो पाती, कुछ ऐसे हिंदी रिचुअल्स है हिंदू के। अब पहले तो ये सब चलता था कि नहीं होगी, अब तो ये सब मॉडर्न लोग सोच सबकी डेवलप हो गई है उसके हिसाब से, तो फिर वो लोग अपना वो करते हैं। लेकिन पहले के टाइम ब्रिटिशर ने ये सब चीज़ों को ख़त्म करना शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये कम्युनिटी में एक थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि मतलब औरत को ही जला वला दिया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो इंडियंस को, स्पेशली हिंदू जो थे वहाँ पे, उनको ये चीज़ ख़राब लगने लग रही थी। तो ये धीरे धीरे हिंदुज़म में धीरे धीरे उन लोग को ये चीज़ ख़राब लगने लगी थी, और अंदर अंदर कुछ आग की भावना बनती चली जा रही थी। तो चलो ये हो गया। और एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इन्वेंशन, ये थोड़ा सा फ़नी लगेगा आपको। मॉडर्न इन्वेंशन क्या थे, जब ब्रिटिश ने क्या किया, जब उनको तो यहाँ की वेल्थ पूरी ले जानी थी। वेल्थ क्या थी यहाँ की, इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, अभी भी है, और पहले और ही ज़्यादा थी। यहाँ पे मतलब पैदावार बेशुमार होती थी। पहले आपको पता है क्या होता था, पहले के जो लोग थे, मतलब जो बाहर कंट्री से आते थे, वो इंडिया गेहूं लेने के लिए, गेहूं, सिल्क, कॉटन, ऐसी चीज़ों को लेने के लिए गोल्ड देते थे। गोल्ड समझते हो, गोल्ड आज के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में भी कीमत क्या थी, गेहूं के बदले वो लोग गोल्ड देते थे। तो अब क्या था यहाँ पे, जो मॉडर्न वो तो इंडिया को इतना रिच कंट्री माना गया था, कहाँ पे थे हम लोग, ये एप्रीहेंशन अब मॉडर्न इन्वेंशन। अब देखो मॉडर्न इन्वेंशन में क्या था कि लोगों को जब लाया गया, हाँ वेल ट्रेन, तो जब यहाँ से सब वो लोग ले जाते थे, उनको सब गेहूं वगैरह सब ले जाना होता था, तो यहाँ के लिए अब उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो 1000 माइल्स के लिए तो वो लोग क्या किया, उन्होंने ट्रेन इन्वेंट की यहाँ पे, पहले भी थी और अब उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ट्रेन और टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जो पोल थे, इंडियन समझते थे कि भाई ये टेलीग्राम पोल हमको जो भी इनके खिलाफ जाएगा, इनको ये लोग लटका देंगे मार के, ऐसा लोगों को डर लगने लगा था, अफवाह फैलने लगी थी। और
और जो ट्रेन वाला केस था उसमें हिंदू लोगों को स्पेशली लगा कि मतलब ट्रेन एक ही बर्थ पे नीची जाति के लोगों को ऊपर अपर क्लास लोगों के साथ बैठा दिया जाएगा। मतलब पहले ब्राह्मण और दलित वगैरह बहुत चलता था ना ये सब, तो उस हिसाब से वो लोग इसको बहुत ख़राब मान रहे थे और फिर उसके बाद इसके लिए भी एक धीरे धीरे रिवॉल्ट होने लगा था। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था? सिंपल सी बात है, उस टाइम के लोग थे ब्रिटिश अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे इंडिया से, उनको मारते थे, इंसल्ट करते थे, कुछ भी कहते थे, कहीं पे भी कुछ हुआ मार दिया, जान से मार दिया, टॉर्चर करते थे। तो ये भी इंडियंस को बड़ा ख़राब लग रहा था कि हाँ कुछ भी हमको भी कुछ कहते हो, हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो सब कुछ खाते पीते हैं, इंसानी तो है, तो हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये भी बहुत बड़ा कॉज बन गया। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन ऑफ पुअर। ऑपरेशन क्या था? पहले तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे, लैंड लिया है उन्होंने, फिर उसके बाद उस पर डाल देते थे बहुत ज़्यादा टैक्स और आपका वो दे देते थे ब्याज वगैरह, वो करो। इंसान बेचारे पहले के जो किसान लोग रहते थे वो एक साल का ही टैक्स नहीं पे कर पाते थे, फिर अगले साल जो क्रॉप वगैरह हो रही होती थी उसमें उनको इतना टाइम लग जाता था भरते भरते कि वो भर ही नहीं पाते थे। फिर क्या करते थे, जो रिच मतलब अमीर तो थे पहले से ही ब्रिटिश लोग, वो क्या करते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे तो पकड़ के उनको जेल में डाल देते, वहाँ पे काम तमाम उनका, मारते थे, टॉर्चर करते थे, इसलिए बड़ा ख़राब लगता था। थोड़ा सा आपको कोई इमोशनल भी फील होगा कि हाँ ख़राब लगेगा कि पहले ऐसे हुआ, बस एक कहानी टाइप की सुनते चले। अब तो डेवलप हो गया अपना कंट्री। ठीक है, ये फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। देखो क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस किया, ये भी ब्रिटिश ने इंडिया के वेलफेयर के लिए सोचा। कुछ पॉइंट थे वेलफेयर के लिए, उसमें से एक ये भी था कि एक कैलकाटा मदरसा था, तो वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की, और एक बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे भी इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि जो मौलवी और पंडित लोग थे, इन्होंने लगा कि ये बस हमारे हिंदुइज़्म और इस्लामिक कल्चर को ये लोग ख़राब कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो मतलब एक रिलीजियस कॉज, टिपिकल रिलीजियस कॉज बन गया वहाँ पे। मतलब उनको लगा कि हमारे रिलीजन और हमारे लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा कुछ दिन बाद अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इकोनॉमिक कॉज, ये बहुत आराम से हो जाएगा आपका। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये क्या था, अभी जैसे आपको बताया, क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इकोनॉमिक लोग वहाँ से अपने यहाँ से प्रोडक्ट को क्या करते थे, यहाँ से सारे प्रोडक्ट ले जाके खूब हाई प्राइस पे बेचते थे अच्छे से, और इंडिया को क्या कहते थे कि तुम हमारे प्रोडक्ट लो ज़बरदस्ती। तो क्या था, सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो यहाँ की वेल्थ थी उसको सारे ड्रेन करते जा रहे थे, धीरे धीरे निकालते जा रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कर रहे थे। इनसे इंडिया से उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा था, स्पेशली एग्रीकल्चर के वो पार्ट में, एग्रीकल्चर खेती किसानी की उसमें। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो सारी यहाँ की धन दौलत थी, मतलब वो आपने सुना सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्या थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी, ये हम अपने माइंड में डाल लेना। सिल्क, कॉटन, इंडिगो और वीट, बार्ले, ये जो चीज़ थी मतलब बहुत अच्छे पैदावार पे उगती थी यहाँ पे, और बाहर ये सब उगती नहीं थी, और सारी कंट्री को इसकी नीड भी बहुत रहती थी। उस टाइम थोड़े से दिनों बाद वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था, तो क्या था, धीरे धीरे कंट्री डेवलप हो रही थी और इन सबको ये सब चाहिए था। तो भाई ह्यूमन नीड है, ये सब एग्रीकल्चर की चीज़ें तो सब होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से सब ड्रेन करते थे, और ब्रिटिश लोग दूसरी कंट्री को हाई प्राइस पे बेचते थे, लो प्राइस से यहाँ से लेते थे ज़बरदस्ती। ठीक है, ये देखो ये हो गया ये। और पीजेंट्री समझते हो, वो जो नहीं होते मतलब आर्ट्समैन होते हैं जिनको कुछ कला आती है, पेंटिंग बनाना, मूर्तियाँ बनाना, ये सब वगैरह। तो ये क्या थे, ये लोग डिपेंड रहते, वो पहले के रूलर लोग इनको हायर किया करते थे और इनको कहते थे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो इनका भी अपना मतलब गुजारा चलता चला जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आपकी, उसने सारे वो रूलर को अपनी गद्दी से उतरवा दिया। जब उतरवा दिया तो फिर ये जो रूलर के ऊपर डिपेंडेंट थे वो सब भी हट गए, तो इनका भी पत्ता कट, और ये बेचारे लाचार बेरोज़गार बैठे हुए थे बिल्कुल, और इनकी हालत मतलब बैड से वर्स्ट होती चली जा रही थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अभी आप और भी देखोगे फिर कॉस्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या थे इसके बाद में। और लास्ट है तुम्हारा इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर। ये प्रोसेस क्या था, देखो पहले के लोग क्या थे, खेती किसानी सब करते थे, और जो ब्रिटिश थी इसको इंडिगो की बहुत ज़रूरत थी। इंडिगो ये लोग बहुत हाई प्राइस पे बेचते थे दूसरी कंट्री को। डाई टाइप होती है, बंगाल में उगती है ये, अगर बंगाल में नहीं यहाँ इधर ही उधर हो सकता है। तो फिर ये बहुत हाई प्राइस में इसको बेचते थे, यहाँ से ज़बरदस्ती किसानों से उगवाते थे,
और अगर नहीं वो लोग मना कर दे, कोई भी किसान नहीं उगाएंगे हम लोग, तो क्या कहते थे, उनका जो मतलब नहीं होता बैल वैल वगैरह रहते थे पहले के ज़माने, जो खेत वेत जोतते थे, कैटल उनके ले लेते थे, और जो लोग खेत मतलब कुछ अनाज उगाए हुए, जैसे मतलब बोला उन्होंने कि इंडिगो उगाओ, उसने नहीं उगाया, उसने गेहूँ उगा दिया, तो गेहूँ को पूरे ख़राब कर डालते थे और उनके कैटल ले लेते, ये बात थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी कोशिश रही कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट बताने के लिए, और अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आया हो तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। और थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।